रिसु, रिसु कहाँ हो? हाँ आई, कब से आवाज लगा रहा हूँ। क्या कर रही थी? शौर्य, वो फॉर्म भर रही थी। आज लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, तो आवाज पर ध्यान नहीं गया। शौर्य, तुम्हारा तो रोज का ही नाटक हो गया है रिसु। क्या हुआ शौर्य, यह तो बताओ। शौर्य, हुआ क्या? तुम्हें जैसे कुछ पता ही नहीं। रिशु, नहीं शौर्य, सच मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया और आप लोगों को आवाज़ देकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाते बनाते फॉर्म भी भर रही थी। लेकिन बताइए तो हुआ क्या? रिशु मन ही मन यह सोचकर घबराने लगी कि कहीं मम्मी जी ने फिर तो कोई शिकायत नहीं कर दी शौर्य से। शौर्य, रिशु तुम क्या चाहती हो? यह तो बता दो। क्या तुमसे शादी करके मैंने गलती की या अपने माता पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आया, यह गलती की रिशु? शौर्य, फालतू की बातें मत करो। मैंने कब कहा यह सब? कहा नहीं तो यह क्या है? शौर्य ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम खाकर दिखाओ इसे। टेबल पर रखे नाश्ते को चखते ही रिशु के मुंह का स्वाद बिगड़ गया और बोली, शौर्य शौर्य, जल्दी में नमक डालना भूल गई। वह पापा के लिए बिना नमक वाला निकालना पड़ता है, इसलिए लगता है निकालने के बाद सब लोगों के लिए नमक डालना भूल गई। अभी लाती हूँ, रहने दो, तुम ही खाओ, अब मुझे देर हो रही है। सॉरी, चाय तो पीकर जाइए, बन गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रिशु तुरंत किचन की तरफ भागी कि जल्दी से चाय लेकर आऊँ। रिशु जब तक चाय लेकर आई, सॉरी जा चुका था। मम्मी जी, सॉरी चले गए क्या? हाँ चला गया, अब तुम मज़े से चाय नाश्ता करो। वह बेचारा दिन भर भूखा ऑफिस में सर खपाए और यह महारानी ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकती। पति को जब देखो फ़ोन में ही घुसी रहती है, कान में हेडफोन लगाकर ना जाने क्या क्या करती है। आजकल की लड़कियों को तो शादी का मतलब ही नहीं पता। बस बेचारा पति दिन भर खटता रहे और यह आराम से घर में पैर फैलाए सोती रहें और फालतू के पैसे उड़ाती रहें। खुद पैसे कमाने हो तो समझ आए, रोज़ का नाटक है इनका। कभी नमक नहीं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मगर तुम्हारा मन नहीं लगता खाना बनाने में? तो बता दो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपने बेटे को ठीक से 2 रोटी भी बनाकर ना खिला सकूँ। जब से हम लोग आए हैं देख रही हूँ कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब सौर्य नाश्ता करके खुशी खुशी ऑफिस गया हो। पता नहीं क्या देख कर सौर्य ने तुमसे शादी की। न खाना बनाने का गुण, न पहनने ओढ़ने का। बेटे की ममता में मैंने भी हाँ कर दी। हटाओ यह सब, ले जाओ खाओ खूब पेट भर के। बिमला जी की बातों को सुनकर रिशु रोती हुई किचन में चली गई और कामों में लग गई। यह बिमला जी हैं, शौर्य की माँ, जो अभी गांव से शहर आई हैं अपने बेटे के साथ रहने के लिए। उनके पति यानी शौर्य के पिताजी एक अध्यापक थे गांव के स्कूल में, अब रिटायर्ड हो गए हैं और काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे। वहाँ गांव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, इसलिए शौर्य उन लोगों को अपने साथ ले आया। बिमला जी जब से आई हैं तब से शौर्य के कान ही भरती रहती हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर उससे बताती। रिशु की गलती न होने पर भी वह शौर्य के सामने उसे ही दोषी बना देती हैं, क्योंकि वह रिशु को पसंद नहीं करती। वह अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हैं अपनी पसंद से, जहाँ जी भर कर अपने अरमान पूरे कर सकें और खूब दहेज लेकर सबके सामने अपनी शान बढ़ा सकें। रिशु और शौर्य की शादी को 1 साल होने को है। रिशु और शौर्य की लव मैरिज है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से एक शादी में मिले, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अपने प्यार को एक नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों ने ही अपने परिवार वालों से बात की। दोनों ही परिवारों ने मना कर दिया, लेकिन रिशु और शौर्य के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और दोनों की शादी हो गई। रिशु को शादी के पहले घर का कोई कामकाज नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद वह धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत ही इस नए जीवन में एडजस्ट कर पाई थी कि रिशु के सास ससुर गाँव से यहाँ उन लोगों के साथ रहने आ गए। बिमला जी को तो रिशु वैसे भी पसंद नहीं थी। रोज़ सुबह होते ही बिमला जी के चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता था। तो
तो रात के सोने तक चलता था। रिसु ने शादी से पहले ही शौर्य को बता दिया था कि वह शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है और कुछ बनकर देश की सेवा करना चाहती है। शौर्य भी रिसु की इस बात को मान गया और रिसु को पढ़ाई से कभी नहीं रोका। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव शौर्य के अंदर रिसु ने महसूस किया। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखने लगा। शौर्य अब पहले की तरह सपोर्ट भी नहीं करता। रिसु घर का सब काम खत्म करके अपने कमरे में गई कि थोड़ी देर कुछ पढ़ लूँ। तभी बिमला जी की आवाज़ आई जो दरवाजे पर खड़ी थी। बिमला जी, बहू रिसु। जी मम्मी जी। बहू, यह क्या, तुम फिर से फ़ोन और इस लैपटॉप पे लग गई? तुम्हें याद नहीं है क्या, आज जीजी आने वाली हैं अपने पूरे परिवार के साथ। मैंने तुम्हें बताया था ना कल ही, और तुमने अभी तक कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध नहीं किया है। रसोई तो खाली है, क्या बाहर का रास्ता खिलाओगी जीजी को? 5 बजे तक पहुंच जाएंगे वो लोग। तुम अभी ना तो तैयार हुई हो और ना ही उनके स्वागत सत्कार की कोई तैयारी की है। रिसु, मम्मी जी, मैं तो सच में ही भूल गई थी बुआ जी के आने के बारे में। माफ़ कर दीजिए, मैं अभी सब तैयार कर लेती हूँ। बिमला जी, और हाँ, यह सलवार सूट नहीं चलेगा। जब तक जीजी हैं तब तक घर की बहू की तरह साड़ी पहनना, और जो जेवर शादी में दिए थे वह तुम्हारे पास ही है ना, कि मायके में दान कर दिए? मेरे पास ही है मम्मी जी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं बिमला जी? ठीक है तो वह भी पहन लेना, समझ गई? नहीं तो जीजी सोचेंगी कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। रिसु, लेकिन मम्मी जी, मैं साड़ी पहनकर काम नहीं कर पाती हूँ। बिमला जी, वह सब मुझे नहीं पता, पहनना है मतलब पहनना है। इतना कहकर वह बड़बड़ाते हुए नीचे चली गई। रिसु के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सब छोड़कर किचन की तरफ भागी और जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में लग गई। पहले नाश्ता बना लूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। रिसु अभी नाश्ता बना ही रही थी कि तभी दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने किचन से बाहर देखा तो बुआ अपने पूरे परिवार के साथ आ गई थी और साथ में शायद अपनी नई बहू को लेकर आई थी, जिसकी अभी 2 महीना पहले ही शादी हुई थी। रिसु जल्दी से वापस आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई और गैस पर चाय रख दी बनने को। तभी बिमला जी की आवाज़ आई, बहू कहाँ हो, इधर आओ, बुआ जी आ गई हैं। रिसु किचन से बाहर आई। उसे देखकर बिमला जी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाई। रिसु ने बुआ के पैर छुए और सबको प्रणाम करके सबसे हाल समाचार पूछने लगी। तभी बिमला जी बोली, बातें ही करती रहोगी या फिर जीजी को नाश्ता भी करवाओगी? जी अभी लाई। रिसु किचन में चाय नाश्ता लेने चली गई। भाभी, यह तुम्हारी बहू कैसे रहती है? और यह क्या नया फैशन शुरू किया है तुम लोगों ने? बहू को सूट पहनाने का, ना साड़ी, ना जेवर, ना हाथ भर चूड़ियाँ, ना माथे पर बिंदी, ना सर पर पल्लू, यह सब क्या है? हाँ भाई, तुम लोग तो नए जमाने की हो, इसलिए बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो बहू तो अपनी मर्जी चलाएगी। मेरी बहू को देखो कैसे सुंदर गुड़िया जैसी लग रही है, और तुम्हारी बहू को तो देखो। नहीं जीजी, बहू जरा कामों में व्यस्त थी तो तैयार होने का समय नहीं मिल पाया होगा। भाभी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा ही करो, हमें क्या, हमारा काम था तुमको समझाना, सो कह दिया। रोमा और हिना कहाँ हैं? वह भी तो आने वाली थी। बड़े दिन हो गए उन लोगों को भी देखे हुए। शौर्य की शादी में तो आना नहीं हुआ, लेकिन दोनों बच्चियों को भी नहीं देख पाई। चलो आ रही हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा है, सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर 2-4 दिन हंसी मजाक कर ले तो अच्छा रहता है, मन अच्छा हो जाता है। हाँ जीजी, वह दोनों 2 दिनों के बाद आने वाली हैं। अच्छा चलिए, आप चेंज करके थोड़ा आराम कर लीजिए, सफ़र से थकान हो गई होगी। बिमला जी अपनी ननद यानी शौर्य की बुआ को रूम में पहुंचाकर आग बबूला होते हुए सीधे रिसु के पास पहुंची और गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि यह सब कपड़े बदल कर साड़ी पहन लो, फिर क्यों नहीं बदली तुमने? मेरी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है क्या? जाओ जाकर बदलो। जब जीजी चली जाएं तो चाहे जो पहनना, क्योंकि हमारी तो वैसे भी तुम्हारी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। अभी तक रसोई साफ नहीं की तुमने तो रात के खाने का
इंतजाम कब करोगी? रात के खाने में 2-3 सब्जियां, पूरी, पुलाव, चटनी यह सब बनानी है, समझी? जाओ जाकर यह सब बदलो। मेरा मुंह ही देखती रहोगी महारानी, या हाथ पांव भी चलाओगी? बिमला जी की कड़वी बातें सुनकर रिसु के आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में चली गई। साड़ी और गहने पहनने की रिसु की आदत नहीं थी, इसलिए वह यह सब पहनकर काम भी नहीं कर पा रही थी। घर में मेहमानों के सामने वह घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी तरह कामों में लगी रही। सौर्य के ऑफिस से आने के बाद सभी खाना खाने बैठे। रिसु ने सबकी प्लेट लगाई और गरम पूरियां लेने के लिए रसोई में चली गई। भाभी, अगर मेरे आने से तुम्हें तकलीफ थी तो पहले ही बता देती, हम लोग नहीं आते। मेरे बेटे बहू के सामने इस तरह बेइज्जत कराने की क्या जरूरत थी? जीजी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? और आप ही बताइए, कभी मैंने आपका स्वागत सत्कार में कोई कमी की हो तो? अच्छा, तो यह क्या है? खाकर देखो इसे। शाम को भी वही हाल था। तुम्हें तो पता है मुझे मीठी चाय अच्छी लगती है। चलो, उसके लिए नहीं कहती हूँ। हो सकता है तुमने बहू को ना बताई हो, लेकिन अब यह बेस्वाद खाना मुझसे नहीं खाया जाता। अपने बेटे बहू के सामने मैं तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ किया करती थी, और तुमने यह खाना खिलाकर उनके सामने मेरा सर ही झुका दिया। बिमला जी ने और शौर्य ने उनके प्लेट से खाना चखा और उनका भी मुंह बिगड़ गया। बिमला जी का गुस्सा फूट पड़ा। शौर्य पर चिल्लाते हुए बोली, बस यही बचा था, आज तूने वह भी सुनवा दिया। अब मैं और इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं रह सकती। तभी रिसु वहाँ हाथ में पूरियां लिए पहुंची। कुछ बोलने ही वाली थी कि शौर्य ने एक जोरदार थप्पड़ रिसु के गालों पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रितु, तुम मेरे माता पिता से नफरत करती हो, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनको घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर जाओगी या नहीं सोचा था। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, कभी तुमसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया, और तुम घर में आए मेहमानों को 2 वक्त ठीक से खाना नहीं खिला पाई। तुमसे यह छोटा सा घर नहीं संभलता, चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, और देश संभालने के सपने देखते हो। जब से तुमसे शादी किया है, घर के खाने में भी अच्छा स्वाद होता है। मैं तो भूल गया हूँ। यह बेस्वाद खाना बनाकर दिन भर तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगी रहती हो, और मेरे आने पर दिखाती हो कि बहुत थक गई हो, जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। इसी वजह से लोग बोलते हैं लव मैरिज नहीं करना चाहिए ना, संस्कार ना मर्यादा। अगर तुम मेरा घर नहीं संभाल सकती, मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, तो अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे रोज़ रोज़ के इस नाटक से तंग आ गया हूँ। रिसु के सब्र का बांध अब टूट गया था। रोज़ रोज़ सास के ताने और बातें सुनकर वह चुप रह जाती थी कि घर में शांति बनी रहे, और समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्तों को बनाने में और सहेजने में समय तो लगता ही है। हो सकता है सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सके, लेकिन मेहमानों के सामने शौर्य ने जो थप्पड़ उसके गाल पर लगाया, आज उसे रिसु बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, शौर्य, शादी कोई खेल नहीं जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा उसे ख़त्म कर दिया। अक्सर तुम मम्मी जी की बातों में आकर तुम मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन अब यह बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे घर से बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान की खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। उसके लिए उसे मिलता क्या है? अपमान। कहीं वह अपना अधिकार ना मांग ले। इस डर से तुम जैसे लोगों ने स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया। कैसी अन्नपूर्णा, कैसी देवी, जिसके खाने पीने पे भी रोक हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद से भी नजरें न मिला सके। वह हमेशा अपने आप को ही दोषी मानती रहे और किसी भी अन्य का विरोध न कर सके, अपना अधिकार न पा सके, अपना सम्मान न हासिल कर सके। तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती। उसके सपने देश संभालने के हैं। हाँ हैं, मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का, अपने हिस्से का सम्मान पाने का, और मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगी। शौर्य
पति को परमेश्वर का दर्जा देने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर को कम से कम सही गलत का पता तो होता है। कोई भी फैसला सुनाने या किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बातों को जरूर सुन लेना चाहिए। यह प्लेट में मैंने पापा जी के लिए लगाई थी, जिसमें गलती से बुआ जी ने खा लिया। पापा जी रोज इसी कुर्सी पर बैठते हैं, इसलिए मैंने उनकी प्लेट इधर ही लगा दी और पूरी लेने चली गई। बाकी सबके खाने में नमक बराबर डाला है, लेकिन लगता है कि हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक खत्म हो गया है, इसलिए यह बेस्वाद हो गया है। और जिस रिश्ते में विश्वास न हो उसे निभाते रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकूं और अपने सपने को भी पूरा कर सकूं। मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि अब और अपने आप को नीचा नहीं गिरा सकती। शाबाश बहू, आज तुमने इन लोगों को उनका असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो कब से चाहता था कि बोलूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य था कि तुम अपने अधिकारों को पहचानो। इसलिए मैंने भी इस मामले में बोलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। और हाँ, अपने साथ मेरा भी सामान पैक कर लो, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपने को पंख लगाते हैं, जिसे तुम इन जैसे घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती थी। सॉरी, आकर्षण और प्रेम में फर्क होता है, यह समझने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। और हाँ सॉरी, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़े रहने की कोशिश करे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह निर्लज्ज है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए उससे अधिक हो। इतना कहकर रिशु और शौर्य के पिताजी वहाँ से चले गए एक नई सुबह को देखने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।